हेलो एवरीवन। हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक होगा ऑडिट ऑफ पीएसयू। छोटा सा चैप्टर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। इस चैप्टर के अंदर 4 मेन चार्ट्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट चार्ट है गवर्नमेंट ऑडिट के फ्रेमवर्क का। सेकंड चार्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑडिट से ही रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू, ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट प्रिंसिपल्स एटसेट्रा। थर्ड चार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, जिसमें फाइनेंशियल ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, उनको डिस्कस किया गया है। और लास्ट चार्ट के अंदर परफॉर्मेंस ऑडिट को कवर अप करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक का नाम है फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट, और इसके अंदर हम 4 मेन टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट वन, सीएजी का लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर सब्जेक्ट टू सीएजी ऑडिट, स्क्रूटनी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, एंड फोर्थ वन, सीएजी का रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमेटी। तो ये 4 टॉपिक हैं जो हम इस पर्टिकुलर सेशन में कवर अप करेंगे। देयर आफ्टर फिर पीएसयू ऑडिट के ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एलिमेंट्स की बात करेंगे हम। देन टाइप्स ऑफ पीएसयू ऑडिट में 4 टाइप्स: फाइनेंशियल, प्रोप्राइटी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लायंस। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पीएसयू और ऑडिट में परफॉर्मेंस ऑडिट को। तो इस वीडियो में जो हमारा टारगेट है वो है फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट को कवर अप करना। फर्स्ट टॉपिक, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सीएजी। सीएजी के लीगल फ्रेमवर्क में 4 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। आर्टिकल नंबर 148, 149, 150 एंड 151। एज पर आर्टिकल नंबर 148, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, shall be appointed by the President of India. Tenure 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. CAG का remuneration that should be equivalent to that of a Supreme Court judge. And how the CAG can be removed? CAG can be removed only on grounds of proven misbehavior, otherwise not. आर्टिकल नंबर 149 पावर्स एंड ड्यूटीज की बात करता है ऑफ सीएजी, एंड द पावर्स एंड ड्यूटीज आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सीएजी ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971. As per the requirements of article number 150, accounts of the union government and the state government shall be maintained as per the description given by the president on advice of CAG. Article number 51, report of the CAG shall be submitted to the president of India or governor of state. So ये 4 पॉइंट्स हैं इन रिलेशन टू लीगल फ्रेमवर्क्स ऑफ सीएजी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बातें बताई गई हैं सीएजी के बारे में। दूसरा टॉपिक जो हमारा है दैट इज वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सब्जेक्ट टू सीएजी ऑडिट। ऑल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब सीएजी के ऑडिट, सीएजी ऑडिट के दायरे में आते हैं। पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक यूनिट्स जो कमर्शियल बेसिस पर काम करती है बट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, आर कवर्ड
under the scope of CAG audit. Non-commercial autonomous bodies and the authorities which are being owned and controlled by the CAG. जैसे वेरियस बोर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट ने अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज बनाई हुई हैं जो कमर्शियल बेसिस पर काम नहीं करती, प्रॉफिट मोटिव उनका टारगेट नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो उनके रिसीट्स, एक्सपेंडिचर्स, उनकी एग्जामिनेशन के लिए भी CAG ऑडिट कर सकता है. एंड authorities and bodies which are being substantially financed either by the central government or by the state government. So these are the 4 categories of organizations which are subject to CAG audit. First one, all departments of union and state governments, public commercial enterprises which are being controlled by union and state governments. Third one, non-commercial autonomous bodies and authorities owned or controlled by the government. And fourth, authorities and bodies which are being substantially financed from union or state government. तीसरा पार्ट इसका है हमारा, जो CAG की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, उन ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर फर्दर वर्किंग, उनको कैसे स्टडी किया जाएगा, कौन उनकी स्क्रूटनी करेगा, उसके ऊपर क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, बेस्ड अपॉन दैट कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में डाले गए हैं. इसमें एक टॉपिक है स्क्रूटनी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स का. जो CAG की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो रेफर की जाएंगी स्पेशलाइज्ड कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, और उसमें 3 कमेटीज स्पेसिफिकली स्टडी मटेरियल ने कवर अप कर रखी हैं. नंबर 1, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. नंबर 2, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. एंड नंबर 3, एस्टीमेट्स कमेटी. इन कमेटीज के क्या फंक्शंस हैं? प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा. ठीक, मैं एक बार आपको इनको रीड करा देता हूं, क्या क्या फंक्शंस अलग अलग कमेटीज के हैं. फर्स्ट वन, पब्लिक अकाउंट्स. पब्लिक के पैसे का यूटिलाइजेशंस. एग्जामिन द फॉलोइंग. इस कमेटी का मेन काम क्या है? इस कमेटी का प्राइमरी फंक्शन है टू एग्जामिन दैट मनी वाज डिसबर्स्ड फॉर द पर्पस टू विच दे वर अप्लाइड. जिस पर्पस के लिए मनी को यूज किया गया है उसी पर्पस के लिए उसको डिसबर्स किया गया था. That means there should not be a difference in between the disbursement objective and the actual utilization. जिस पर्पस के लिए मनी डिसबर्स्ड हुई उसी पर्पस के लिए मनी को यूटिलाइज किया गया था. जो मनी डिसबर्स की गई जिस एक्सपेंडिचर के लिए, that expenditure was authorized by the appropriate authorities, and appropriations for this particular purpose was in accordance with the provisions made. जितना बजट के अंदर प्रोविजन बनाया गया था उतने ही अमाउंट को अप्रोप्रिएट किया गया है, उससे ज्यादा या कम है तो नेसेसरी अप्रूवल्स ली गई हैं या नहीं. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, इनको भी एग्जामिन करने का काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है. The audit of which is conducted by the CAG. तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये प्राइमरीली क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करेगी? इनके प्राइमरी फंक्शंस में आ जाता है, दे नीड टू एग्जामिन वेदर द मनी वाज डिसबर्स्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज एक्चुअली यूटिलाइज्ड. नंबर 2, एक्सपेंडिचर वाज प्रॉपरली ऑथोराइज्ड. 1. नंबर 3, अप्रोप्रिएशन वाज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेड. And number 4, to examine the statement of accounts of autonomous and semi-autonomous bodies जिनकी audit CAG के दायरे में आती है. Next one, committee on public undertakings. Public undertakings की जो कमेटी है वो किन चीजों को एग्जामिन करेगी? They will examine the reports and accounts of public undertakings, reports of CAG on public undertakings, efficiency
of public undertaking and to see whether these undertakings are being managed in accordance with sound business principle and prudent commercial practices and such other aspects as allotted by the speaker. Examination of public enterprises takes form of comprehensive appraisal और इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अंडरटेकिंग। तो जो पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी है, एज द वर्ड सुजेस्ट, पब्लिक अंडरटेकिंग्स मींस वो अंडरटेकिंग्स, वो बिजनेस यूनिट्स, वो एंटिटीज विच आर बीइंग ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी नाम है उसका, एक MTNL, BSNL, दीज आर द पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करने के लिए इनकी रिपोर्ट्स को, इनके अकाउंट्स को, इनकी CAG की ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करने का काम कौन करता है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फर्स्ट वन हमने बात की इनके रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स की, नंबर 2 पर हमने बात की CAG ऑडिट की, नंबर 3 पर हमने बात की इनकी एफिशिएंसी की, एंड नंबर 4 पर अदर एस्पेक्ट्स एज आर बीइंग असाइन्ड और अलॉटेड बाय द स्पीकर। थर्ड वन, नंबर 3 पर आती है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी किन फंक्शंस को परफॉर्म करती है? एस्टीमेट कमेटी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। दे रिपोर्ट दैट इकोनॉमीज, इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, एफिशिएंसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, whether they are consistent with the policy underlying the estimates may be affected। मीनिंग thereby is कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिस लेवल पर अपनी वर्किंग कर रही है, इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, जिस एफिशिएंसी के साथ वो अपने काम को कर रही है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, वेदर दे आर बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एस्टिमेटेड क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, क्या उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इकोनॉमी ऑफ स्केल पर काम हो रहा है? क्या वही एफिशिएंसी काम में लाई जा रही है? क्या उसी इंप्रूवमेंट को जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था एज पर द पॉलिसी, क्या वो नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही? इन सारी चीजों को रिपोर्टिंग करने का काम किसका है? एस्टीमेट कमेटी का है। नंबर 2, एस्टीमेट कमेटी will suggest alternative policy in order to bring more economy and efficiency in the operational activity। कैसे ऑपरेशनल एक्टिविटीज की एफिशिएंसीज को, इकोनॉमी को और बेटर इंप्रूव किया जा सकता है पॉलिसी चेंजेस को लाकर। टू एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी इंप्लाइड इन द एस्टिमेट्स। जो मनी यूटिलाइज्ड की जा रही है वो एज पर द पॉलिसी एस्टिमेशंस की अकॉर्डिंग है या नहीं है। टू सुजेस्ट द फॉर्म इन विच द वेरियस काइंड्स ऑफ एस्टिमेट्स इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट्स आर बीइंग प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को जो बिजनेस एक्सपेंडिचर्स का एस्टिमेशंस है या एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के एस्टिमेट्स हैं, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट करने हैं, सबमिट करने हैं। तो एस्टिमेट कमेटी का जो मेन काम है कि एस्टिमेशंस के लिए जो पॉलिसीज डिजाइन की गई हैं, पॉलिसीज फ्रेम की गई हैं, उनकी अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना कि क्या उन्हीं पॉलिसी की अकॉर्डिंग इकोनॉमीज को, इंप्रूवमेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को एक्सेट्रा, क्या उन्हीं के अनुरूप वो चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये सारी जो 3 कमेटीज हैं, इन कमेटीज के फंक्शन, ये सब बातें संविधान में लिखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये सारी कमेटी जो है
पार्लियामेंट की कमेटी है या स्टेट लेवल स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इन कमेटीज को बनाया जाता है। तो जो इस कमेटीज के मेंबर्स होते हैं जनरली दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। तो इन कमेटीज का मेन फंक्शन जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है पब्लिक फंड्स का उसको कंट्रोल करना है। जो हमारी सबसे पहली कमेटी है दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो कमेटी जो पब्लिक के फंड्स की डिसबर्समेंट को कंट्रोल करती है। सेकेंड वन कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की फंक्शनिंग को, उनकी परफॉर्मेंसेस को, उनके सीएजी ऑडिट के रिपोर्ट्स के कमेंट्स को, उनकी मैनेजमेंट को, इन सब चीजों को एग्जामिन करती है। और एस्टीमेट कमेटी जो पॉलिसीज बनाई गई है एस्टीमेट्स को लेकर, जब बजट बनता है तो वो एक एस्टीमेटेड फिगर्स होती हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग एस्टीमेट कमेटी का काम होता है कि इन पॉलिसीज को एग्जामिन करना, इनके ऊपर रिपोर्टिंग करना। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखी गई बातें हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर फाइनल ऑडिट के पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, बिकॉज इनमें एक्चुअल में देखा जाए तो ऑडिट का एज सच कोई रोल ही नहीं आया। ये पार्लियामेंट की, स्टेट असेंबली की बनाई गई कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनको फंक्शंस ड्यूटीज असाइन की गई हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करती है। बट एज फार एज आर प्रोफेशन इज कंसर्न उसका इनसे कोई लेना देना एज सच नहीं है। हाँ, क्योंकि हम पीएसयू ऑडिट की बात कर रहे हैं तो उसके रिलेशन में स्टडी मटेरियल ने इन कमेटीज के फंक्शंस को इनकॉर्पोरेट किया था, तो मैंने आपके साथ एक बार इनको डिस्कस कर लिया है। नाउ सीएजी का क्या रोल होगा इन फंक्शनिंग ऑफ ऑडिट कमेटी? सीएजी का रोल इन फंक्शनिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, सीएजी की रिपोर्ट एक बेस का काम करती है for the committee's working. That means committee examines the issue that are being raised in the CAG reports. Committee requires the assistance of CAG. एक नंबर एक तो कि ये कमेटी उन मैटर्स को एग्जामिन करती है जो CAG ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किए हैं। जिन मैटर्स को CAG ने अपनी रिपोर्ट में रेज किया है उन मैटर्स को एग्जामिन करना। इसके अलावा CAG से ये कमेटी मदद मांगते हैं। दिस कमेटी रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ CAG, किस लिए? फॉर स्क्रूटिनाइजिंग द नोट्स विच द मिनिस्ट्रीज सबमिट्स टू द कमेटी so as to check the correctness of submissions to the committee and the facts and figures in their draft report. जो कमेटीज हैं ये CAG से मदद मांगेगी किस चीज के लिए? दैट जो नोट्स सबमिट किए गए हैं, किसने सबमिट किए? मिनिस्ट्री ने सबमिट किए हैं। किसको? कमेटी को। किस लिए? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द सबमिशंस एंड द फैक्ट्स एंड द फिगर्स इन द ड्राफ्ट रिपोर्ट्स। अब जो कमेटी के मेंबर हैं, मान लीजिए इसमें MP हैं या MLAs हैं या फिर अदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उन पर्सन्स को इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो फाइनेंशियल टर्म्स को, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली एग्जामिन कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें? चांसेस हैं मे और मे नॉट बी। इन सच केसेस कमेटी जो है वो CAG से मदद मांगती है फॉर स्क्रूटिनाइजिंग द नोट्स which the ministry submit to the committee in so far as, किस पर्पस के लिए? to check the correctness of submissions, कि जो सबमिशंस दी जा रही हैं क्या वो करेक्ट हैं या नहीं है। एंड फिर जो फाइनेंशियल कमेटीज की रिपोर्ट्स हैं जो सबमिट की जानी है कहां पर? पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर। तो इन रिपोर्ट्स के ऊपर क्या क्या इन रिपोर्ट्स में रिकमेंडेशंस देनी है उसके ऊपर भी कमेटी CAG से मदद मांगती हैं। आप बताइए कि हमें अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कौन किन रिकमेंडेशंस की सुजेशंस पार्लियामेंट को देनी चाहिए या स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा को देनी चाहिए। तो यहां तक जितनी चीजें आ रही हैं बेसिकली ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उनके रिलेशन में कवर अप की गई हैं।
ये सारे के सारे आर्टिकल नंबर जो थे 148, 149, 150, 151, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं। जो हमने ये 3 कमेटीज पढ़ी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट्स कमेटी, इनके जो फंक्शंस को हमने पढ़ा, दीज फंक्शंस आर आल्सो बीइंग प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो फाइनेंशियल कमेटीज की फंक्शनिंग में CAG का रोल है, वो भी ये सारी की सारी बातें जो CAG का पॉलिसी का ऑडिट मैनुअल है, ऑडिट पॉलिसी मैनुअल, उसके अंदर जो बातें लिखी गई थी वो यहां पर दी गई है। बट इनमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक एज सच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर क्वेश्चन एज सच फ्रेम होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑडिट। नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा, इसके ऊपर मुझे लगता है इस चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। दैट इज PSU ऑडिट के ऑब्जेक्टिव, PSU ऑडिट का स्कोप एंड इट्स एलिमेंट्स। इसका पहला टॉपिक that is objectives and scope of audit of PSU। PSU की ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिस्कल अकाउंटेबिलिटी मींस फंड्स की जवाबदेही। फिस्कल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जवाबदेही को रिप्रेजेंट करती है। इट इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, सैंक्शंस, कंप्लायंसेस एंड प्रोप्राइटी। मींस कि जो फंड्स हैं, क्या उनको के लिए, जिस पर्पस के लिए इन फंड्स को यूज किया जाना है, क्या उनके लिए एप्रोप्रिएट प्रोविजनिंग की गई थी, वेदर द एक्सपेंडिचर्स आर बीइंग एप्रोप्रिएटली सैंक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बीइंग कंप्लाइड विथ, propriety aspects are being observed in any expenditures. Second one aspect, it is the managerial accountability. In managerial accountability, auditor is primarily concerned with 3E. That is efficiency of operational activity, economical operations and the effectiveness of the business unit. So, जब हम एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU की बात करते हैं तो PSU क्या है? बेसिकली कमर्शियल एंटरप्राइजेस बीइंग ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर एंटिटीज दैट आर बीइंग ओन्ड or owned and controlled by the government and works on commercial basis. Example, BSNL, MTNL, SAIL, ONGC, BHEL, BEL. A number of organizations are there जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे क्या है? पब्लिक एंटिटीज हैं। तो यहां पर दो तरह के मेन टारगेट हैं, एक फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, पैसे की जवाबदेही, और दूसरी मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, जो पर्सन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस एज टू एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड द इकोनॉमिकल ऑपरेशंस। Another equally important objective is to help the government and the enterprise management to improve efficiency and effectiveness by bringing out financial deficiencies, operational deficiencies, inadequacy or ineffectiveness of systems, performance shortfalls, etc. तो PSU ऑडिट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है, that objective is primarily to identify the gray areas where improvement is required to a greater extent.
while focusing on fiscal accountability and managerial accountability, another focus is on how to improve the economy, efficiency and effectiveness of these entities. So through this, the government will be able to manage these entities in a better manner. सीएजी ऑडिट के स्कोप में क्या क्या ऑडिट्स कवर होती हैं? सीएजी की ऑडिट के अंदर प्राइमरीली हम 5 तरह की ऑडिट्स को कवर अप कर सकते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल ऑडिट। इस ऑडिट का प्राइमरी टारगेट होगा टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकेंड वन, कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट के अंदर जो ऑडिट का टारगेट होगा to determine whether the various rules, regulations, directions are being complied with or not. Third one, propriety audit, to check whether the expenditures are being incurred as per the standards or as per the propriety principles. Fourth one, comprehensive audit, overall जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की comprehensive audit, एक ओवरऑल ऑडिट from all aspects. Performance audit, to examine efficiency, economy and effectiveness. Performance audit को हम 3E, ट्रिपल E audit भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ CAG audit extends to which areas? 5 एरियाज हैं जहां पर स्कोप ऑफ CAG audit एक्सटेंड हो सकती है। नंबर 1, फाइनेंशियल ऑडिट। In case of financial audit, the primary target is to express an opinion on a set of financial statements. Number 2, compliance audit, to determine whether the specified compliance requirements of rule, regulations, directions are being met or not. Comprehensive audit, एक पब्लिक एंटिटी की ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी को इवैल्यूएट करना, टू असेस द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक एंटिटी। प्रोप्राइटी ऑडिट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी, दैट इज ऑन टेस्ट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट है इंडिपेंडेंट असेसमेंट of performance of a organization unit, performance to assess the performance of a business unit, to assess performance of a PSU an entity. इसको जनरली हम 3E ऑडिट का नाम भी देंगे। सो ये जो 5 ऑडिट हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, ये 5 ऑडिट हैं जो CAG के स्कोप के अंदर प्राइमरीली कवर होती है और इन 5 की कंप्लीट डिटेल हमें कवर अप करनी है और यही इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है जो आगे हमें कवर अप करने को मिलेगा। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कि जो CAG की रिपोर्ट बनाई जाती है वो CAG की रिपोर्ट के एज सच कितने पार्ट्स होते हैं। CAG की रिपोर्ट के 4 मेन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का है, दैट कंटेन्स अ जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस, जनरल रिव्यू। सेकेंड वन, रिजल्ट ऑफ comprehensive appraisal of the selected undertakings that is being conducted by the audit board. थर्ड वन, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट का एक समराइज्ड वर्जन जिसको आप रिज्यूम का नाम भी दे सकते हैं। CAG गवर्नमेंट कंपनीज के केस में कंपनी ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट करता है और कंपनी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी CAG को भी देता है और CAG इन रिपोर्ट्स के ऊपर कमेंट कर सकता है, सप्लीमेंट कर सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट की डायरेक्शन दे सकता है, टेस्ट ऑडिट की डायरेक्शंस दे सकता है। तो जो कंपनी ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स आई हैं
उन कंपनी ऑडिटर्स को जिनको सीएजी ने अपॉइंट किया था, उन कंपनी ऑडिटर्स की रिपोर्ट का एक resume of the company auditor report submitted by them under the directions issued by the CAG and comments on accounts of the government companies. And fourth one, significant results of audit of undertakings which is not taken up for the appraisal. तो 4 पार्ट्स में CAG की रिपोर्ट प्राइमरीली डिवाइडेड होती है. नंबर 1, एक इंट्रोडक्शन जिसमें हम जनरल रिव्यू की बात करते हैं ऑन द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन. नंबर 2 पर रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सेलेक्टेड अंडरटेकिंग्स बाय द ऑडिट बोर्ड. नंबर 3 पर एक रिज्यूम किसका, कंपनी ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स का, दैट आर बीइंग सबमिटेड बाय द कंपनी ऑडिटर अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द CAG. एंड नंबर 4 पर सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ undertakings which are not been taken by the audit board for their appraisal. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है. Now the next topic, that is on elements of audit in case of PSU. इसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स हमारे कवर अप होंगे. फर्स्ट वन, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं. नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन. एंड नंबर 3 पर टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ. कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं PSU ऑडिट के अंदर. 3 पार्टीज. फर्स्ट वन, ऑडिटर. ऑडिटर का रोल PSU ऑडिट के केस में कौन परफॉर्म करता है, दैट इज CAG, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन. रोल ऑफ ऑडिटर इज फुलफिल्ड बाय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन इंडिया एंड बाय इट्स पर्सोनल डेलीगेटेड विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट्स. एक तो ऑडिटर हो गया. नंबर 2, responsible party means the person who is responsible for the preparation of the subject matter जिसकी ऑडिट होनी है. जैसे यदि फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें तो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट इज द मैनेजमेंट एंड गवर्निंग बॉडी. द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज मे बी responsible for the subject matter information, for managing the subject matter, addressing the recommendations, and may be individuals or organizations. Generally, auditable entities means public sector undertakings, and TCWG of these entities would be the responsible parties. थर्ड वन, इंटेंडेड यूजर. इन PSU ऑडिट का इंटेंडेड यूजर कौन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. द इंटेंडेड यूजर्स मे बी लेजिस्लेटिव और ओवरसाइट बॉडीज, गवर्निंग बॉडीज और द जनरल पब्लिक. इंटेंडेड यूजर इज प्राइमरीली द पार्लियामेंट जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं पब्लिक के, और द लेजिस्लेचर विच रिप्रेजेंट्स द सिटीजन्स बाय डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पर्पस, एक्सटेंट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, इनकम, जो मेनली पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का काम है. तो यदि रिस्पॉन्सिबल पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको ऑडिट किया जाना है वो अवेलेबल कराती है, देन ऑडिटर उस सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करके उस पर अपनी एक रिपोर्ट बना करके इंटेंडेड यूजर को देगा. देन दैट इंटेंडेड यूजर विल बी इन अ पोजीशन टू टेक द एप्रोप्रिएट डिसीजंस. सो 3 पार्टीज है जो PSU ऑडिट के अंदर प्राइमरीली इन्वॉल्व होती हैं. नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन.
सब्जेक्ट मैटर क्या है? इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन, कंडीशन और एक्टिविटी जिसको मेजर किया जाना है, इवेलुएट किया जाना है अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? वो बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर आर टू बी इवेलुएटेड। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल रूल्स रेगुलेशंस। ईच ऑडिट shall have the criteria which is suitable to the circumstances of that audit. In determining the suitability of the criteria, auditor considers their relevance and understandability for the intended user as well as the completeness, reliability, objectivity. Third one, subject matter information. Subject matter information क्या है? इस सब्जेक्ट मैटर को इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर करने के बाद जो इसका आउटकम आएगा, दैट इज सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। आउटकम ऑफ इवेलुएटिंग और मेजरिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। तो नाउ अब मान लीजिए ये सब्जेक्ट मैटर मैं कहता हूं फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं, फाइनेंशियल एलिमेंट्स, और इन फाइनेंशियल एलिमेंट्स को मेजर करना है। मान लीजिए मैंने यहां पर बताया क्राइटेरिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस के ऊपर इन फाइनेंशियल एलिमेंट्स को मेजर करके इनकी एप्रोप्रिएट वैल्यू निकालकर फिर आप क्या मुझे प्रोवाइड करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो एक क्राइटेरिया, अब यही चीज यदि मान लो सब्जेक्ट मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट करके टू चेक वेदर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग कंप्लाइड विद और नॉट, रिपोर्ट्स आर बीइंग इशूड। रिपोर्ट्स आर बीइंग इशूड। तो नाउ अब डिपेंड करता है कि जो ऑडिटर है, जो यहां पर तीन पार्टीज हमने बात की, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स, तो जो एंगेजमेंट्स हैं उन एंगेजमेंट्स में ऑडिटर एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टी किस तरह से काम करती है। दो तरह की एंगेजमेंट है। जैसे आप नॉर्मल कमर्शियल ऑडिट के अंदर पढ़ते हैं, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है एंड देयर आफ्टर ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी एक रिपोर्टिंग देता है। और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि ऑडिटर को ही कहा जाए कि आप ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको एप्रोप्रिएट फॉर्म में इवैल्यूएशन के बाद आप हमें एक सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन से। तो दो तरह की एंगेजमेंट हो गई। एक तो अटेस्टेशन एंगेजमेंट, जिसको आप इन जनरल समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर को आपको अवेलेबल कराएगी एंड देयर आफ्टर ऑडिटर उसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करेगा। तो पहली तो हो गई अटेस्टेशन एंगेजमेंट। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर्स द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया एंड प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि फाइनेंशियल एलिमेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेसिस पर मेजर करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने सबमिट किया, जिसके ऊपर ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए सो एज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। जो नॉर्मल एंगेजमेंट्स होती हैं जिनको अटेस्टेशन एंगेजमेंट कहा जाता है। दूसरा है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट बेसिकली कौन सी एंगेजमेंट है? वो एंगेजमेंट जहां पर ऑडिटर खुद सब्जेक्ट मैटर के ऊपर खुद काम करता है। इट इज द ऑडिटर हु मेजर और इवेलुएट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। वो खुद ही इवेलुएट करता है। अब जो हमने ये 5 तरह की ऑडिट पढ़ी, फाइनेंशियल ऑडिट,
यदि मैं फाइनेंशियल ऑडिट की बात करूं तो ये किस तरह की ऑडिट है? ये बेसिकली एक अटेस्टेशन एंगेजमेंट है, फाइनेंशियल ऑडिट, जहां पर सब्जेक्ट मैटर को मेजर किया जाएगा अगेंस्ट द क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन तैयार की जाएगी बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड देन ऑडिटर परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर सो एज टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो यहां पर सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने तैयार किया है और ऑडिटर ने उसके ऊपर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की है। और दूसरा हमारे पास वे आउट है, दैट इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। सब्जेक्ट मैटर को इवेलुएट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा अगेंस्ट द क्राइटेरिया, और वो काम कर ही कौन रहा है? ऑडिटर। जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है, तो सब्जेक्ट मैटर की जो इवेलुएशन है, मेजरमेंट है अगेंस्ट द क्राइटेरिया, दैट इज बीइंग डन बाय ऑडिटर हिमसेल्फ। ऑडिटर खुद करता है। तो दो तरह की एंगेजमेंट्स हैं, वन इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड सेकेंड वन इज द डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। एज द वर्ड सुजेस्ट, डायरेक्ट रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन आप अपने आप कलेक्ट करो, उसको इवेलुएट करो अगेंस्ट द क्राइटेरिया, रिपोर्ट बनाओ, सबमिट करो। मींस आप पूरी की पूरी वर्किंग आपको ही करनी है, सारी की सारी वर्किंग। सो ये तीन एलिमेंट्स हैं पीएसयू ऑडिट के। नंबर एक, पार्टीज इन्वॉल्व, जिसमें तीन तरह की पार्टीज आती हैं। नंबर वन ऑडिटर, नंबर दो रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड नंबर तीन इंटेंडेड यूजर। तीन पिलर्स हैं या तीन क्राइटेरिया, तीन मैटर हैं जिनके ऊपर वर्किंग होनी है, जिनको प्राइमरीली सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन का नाम दिया गया। और दो तरह की एंगेजमेंट है, वन इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड सेकेंड वन इज द डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। नाउ इसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। बहुत सिंपल से पॉइंट है, सब पढ़े हुए आपके। एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड स्किल्स ऑफ ऑडिट टीम मेंबर्स, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन। These principle needs to be complied with, adhered to and followed in case of the PSU audit. So, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमेंट्स के ऊपर वैसे तो क्वेश्चन कभी आया नहीं, बट पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल्स मुझे लगता नहीं फाइनल लेवल पर पूछा जाना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड ऑडिट का, जिसमें ऑडिट के अंदर मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल अकाउंटेबिलिटी और स्कोप एक्सटेंडेड टू फाइनेंशियल कंप्लायंस, प्रोप्राइटी, कॉम्प्रिहेंसिव, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड 4 टाइप्स ऑफ CAG रिपोर्ट प्राइमरीली इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड एलिमेंट्स ऑफ PSU ऑडिट। थ्योरेटिकल टॉपिक है, लर्निंग पार्ट, क्रैमिंग पार्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है। साथ साथ याद करने की कोशिश करिएगा। तो इस सेशन को यहीं पर मैं ओवर कर रहा हूं और नेक्स्ट सेशन में जो ये 5 ऑडिट की हमने बात की, फाइनेंशियल, कंप्लायंस, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोप्राइटी एंड परफॉर्मेंस, इनको कवर अप करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।